Okay, ji. You can see that the test is in front of you. What you can see here is the first question. What is the first? Unfortunately, only some of you have attempted it. Critically examine Congress ministries of 1937. How far it is correct to suggest that it paved the way for a separate Muslim homeland in India? यानी उसने पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, कि आप क्रिटिकली इवेलुएट करें, यानी क्रिटिकली एग्जामिन करें, ठीक है। यानी अगर हमने उसने एग्जामिन का पूछा तो इसका मतलब है हमें बताना पड़ेगा सबसे पहले कि हाउ कांग्रेस केम टू पावर। सबसे पहली चीज आप बताएंगे हाउ कांग्रेस केम टू पावर, ठीक है। आप सबसे पहले इसका स्टार्ट कैसे करेंगे, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। आप उसके बाद आपको मैंने जो स्लाइड्स दी हैं उसमें डिफरेंट कोटेशंस हैं। इफ यू हैव मेमोराइज्ड एनी कोटेशन एंड इफ यू कैन रिकॉल इट ऑन दैट टाइम, तो आप उसको सेंटर में यहाँ पे, अगर आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर पेपर, ठीक है, यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम, आई विल शेयर इट ऑन वन नोट। लेट मी नो इफ माई वॉइस इज क्लियर। अच्छा जी, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, सो अगर ये आपके पास जो है वो पेपर है, हाउ कैन यू स्टार्ट योर आंसर? You can start your answer from here. You will write introduction. Okay, you will use marker. Remember कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्कर्स का स्टूडेंट्स ने इस्तेमाल नहीं किया, या मे बी जब आपने स्कैन किया तो मुझे नहीं नजर आया। तो यूज मार्कर फॉर दिस हेडिंग, ओके, एंड देन यू कैन अंडरलाइन इट वन टाइम और अंडरलाइन इट ट्वाइस यूजिंग अ रूलर, ठीक है। यूज रूलर टू अंडरलाइन योर हेडिंग्स, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप इसको समझते हैं कि these are not important for CSS point of view, CSS is not the game of paper presentation, it is a game of your content, then you are mistaken. It is the game of both. It is the game of your content plus how you present your content, okay? This is the game of these two things, how you present your content. अब अगर आपके पास, इफ योर कंटेंट इज गुड बट इट इज नॉट इन अ प्रेजेंटेबल सिचुएशन, इट्स नॉट इन अ प्रेजेंटेबल वे, देन यू माइट नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। आवर टारगेट इज नॉट टू पास द एग्जाम बट टू गेट गुड मार्क्स। तो उसके लिए आई एम गिविंग यू दीज टिप्स, यू हैव टू फॉलो इट। अच्छा, व्हेन वी गिव इंट्रोडक्शन, तो यू कैन स्टार्ट विद द रेलिवेंट कोड, ठीक है। अब इसमें आपको कोटेशन जो है वो डिफरेंट आपको मैंने प्रोवाइड की हुई हैं अपनी स्लाइड्स में, आप देखिएगा 1937 कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिलेटेड थी। तो यहाँ पे आप कोट लिख सकते हैं इतने इतनी स्पेस में। और उसके बाद फॉर एग्जांपल जिसकी कोट है, अगर ये चौधरी मोहम्मद अली के बुक से आपने लिया है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, तो आप यहाँ पे उसकी बुक का नाम लेंगे चौधरी मोहम्मद अली, एंड इन हिज बुक क्या लिखेंगे, बुक नेम लिखेंगे यहाँ पे जो भी है, ठीक है। फिर हमें पता लगेगा कि ये आपका जो रेफरेंस है ये इसकी वैल्यू कितनी है। अगर ये बुक का रेफरेंस है तो डू राइट द नेम ऑफ बुक, ऑथर नेम विल कम हियर। अगर ये कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है या हिस्टोरियन है तो आप उसमें लिखेंगे कि नीचे हिस्टोरियन लिख देंगे, या अगर कोई उसकी बुक है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई करंट पर्सपेक्टिव में टॉपिक आ जाता है और कोई जो है वो किसी एनालिस्ट का नाम देते हैं, तो आप लिखेंगे कि वो कौन है, वो किसी रिसर्च एसोसिएट से मेंबर है, फॉर एग्जांपल वो मेंबर है इफ्री का, या वो कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिसर्च डाटा देती हैं, या वो मेंबर है वर्ल्ड बैंक का, या अगर आईएमएफ का कोई है, तो आप उसका साथ उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे। फिर उसका जो है वो कोर्ट वैलिडेट होगा। लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज हैं जिसके लिए आपको डेजिग्नेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे लियाकत अली खान है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, या इलामा इकबाल, इनके अगर कोटेशंस लिखते हैं, कोई चीज लिखते हैं, तो नेम वुड बी इनफ। लेकिन कोई ऐसी चीजें, ऐसे लोग जिनके हमें नहीं पता कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता है या आपको लगता है कि एग्जामिनर को नहीं पता होगा, वो इतना वेल नोन नहीं है, तो आप उसका क्रीडेंशियल्स उसके साथ लिखें। So this is how you start your introduction for your Pakistan affairs point of view. It is very important कि अगर आपके पास quotations आती हैं तो start with the quotation at the start, and then आपके जो introduction है, जो intro para है, ठीक है,
उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है उसका क्रक्स होगा, ठीक है। उसका क्रक्स किस फॉर्म में होगा, उसमें क्या पूछा हुआ है। इफ आई गो बैक टू द क्वेश्चन एंड इफ आई पेस्ट इट हेयर आप लोगों के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप कौन सी चीजें लिखेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर, तो ये वाली आप चीजें उसमें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, यानी अब आप लिखेंगे कि द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज केम टू पावर इन 1937 आफ्टर अ मेजर विक्ट्री इन 1935 इलेक्शंस, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज elections Congress formed ministries in 8 provinces out of 11 provinces. They implemented some policies which went against the interests of Muslims in subcontinent. These policies included ban on azan, ban on cow slaughtering, unequal treatment of Muslims in the subcontinent, unequal treatment of Muslims in giving job quotas, etc., etc. And hence, all these sentiments paved the way for a separate Muslim homeland in India. As a result of these Congress ministries, Muslims woke up to the challenge of that time, and then they started following All India Muslim League and started following Qaeda-e-Azam. And as a result of that, Pakistan came into being in 1947. So this should be your introduction, ठीक है, जो के मेन क्वेश्चन पूछा गया है उसकी आप अगर एक माइंड में रफ आउटलाइन बना लें, ठीक है, या आप एक रफ आउटलाइन लाजमी बनाया करें किसी भी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। एट द एंड ऑफ द पेज, एट एंड ऑफ द पेपर आपके पास, अगर आप लेफ्ट साइड से पेपर स्टार्ट हो रहा है तो राइट साइड पे जो लास्ट पेज है उसके ऊपर रफ आउटलाइन बनाएं और आउटलाइन में लिख लें कि आपकी मेन हेडिंग्स कौन सी हैं, ठीक है, और उनकी सब हेडिंग्स कौन सी हैं, और उनको आप देख के जो है वो इंट्रोडक्शन इजीली जनरेट कर सकते हैं जिस तरह आप ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर कि हम आउटलाइन किस तरह, सॉरी, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखेंगे। अब जब हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया उसके बाद अगेन आपका जो क्वेश्चन था उसमें आप बताएंगे, पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन की हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड हेडिंग है वो आएगी कि हाउ कांग्रेस केम इनटू पावर, ठीक है, हाउ कांग्रेस केम इनटू पावर, ठीक है, इसमें लिख लेंगे बाय विनिंग 1935 इलेक्शंस, क्योंकि उसने क्रिटिकली एग्जामिन किया हुआ मिनिस्ट्रीज, तो थोड़ा सा ये बता देंगे एक में कि 8 प्रोविंसेस थे, 8 प्रोविंसेस जिसमें उसकी जो थी वो मेजोरिटी थी। अब ये जो टॉपिक है, ये हेडिंग है, ये क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं है, तो आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन एक्सटेंडिंग दिस हेडिंग, आई विल जस्ट ऐड सिंपली अ वन टेबल इन दिस, और उसमें बता दूंगा भाई इस तरह कांग्रेस जो है वो आएगी। फिर आपकी जो मेन हेडिंग है थर्ड, ठीक है, कि critical examination of Congress ministries. Keyword, use keyword from the question, critical examination, ठीक है, of Congress ministries. जो भी आपका मिनिस्ट्रीज की एग्जामिनेशन है, यानी जो भी उन्होंने एट्रोसिटीज की, जो भी पॉलिसीज ली, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3.1 हेडिंग है, अगर 3.1 नहीं देनी तो आप हेडिंग ए दे दें, ठीक है, और उसको इंडेंट छोड़ें, अगर आपने 3 इधर दिया तो थोड़ा सा इंडेंट छोड़ के लिखें, और अगर ये आपने एक मार्कर से लिखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेन हेडिंग 605 मार्कर है, कटिंग वाला होता है, उससे लिखी है, तो ये हेडिंग आप 604 मार्कर से लिख लें, या आप इसको लिख लें सिंपल मार्कर से, इट्स अप टू यू, बट मेक अ डिफरेंस बिटवीन योर मेन हेडिंग एंड द सब हेडिंग। फिर आप वो लिखते जाएं, ठीक है, एंड देन you will write another point after that, how far it is correct to suggest that it paved the way of a separate Muslim homeland, ठीक है। आप उसके बाद लिखेंगे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पेविंग द वे फॉर अ मुस्लिम होमलैंड। अभी हमने बता दिया इट इज करेक्ट, पेविंग द वे फॉर द मुस्लिम्स होमलैंड, तो आप यहाँ पे उसका लिख लेंगे, होमलैंड उन्होंने इस तरह बनाया, और उसके बाद हमने स्ट्रगल की, डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया गया कायदे आजम ने। फिर उसके बाद लिखेंगे 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर होती है उसमें भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का इम्पैक्ट था। ये वो चीजें थी, हेडिंग्स थी, जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपने आंसर इसमें नहीं लिखी। ये आपका क्वेश्चन का एक और सब्सटेंटिव पार्ट है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि जो जो इसके बाद के जो इम्पैक्ट आया कि आफ्टर मैथ ऑफ 1937 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के 1942 में जो मुस्लिम्स का रिएक्शन आया, जो भी उसमें वफद आया,
फिर उसके बाद जो गांधी जी ना टॉक्स का आप हवाला दे दें, जो भी मेन इवेंट्स आए हैं एक एक हेडिंग दे के दो दो लाइन में उसके हवाले दे दें, और एंड पे अपना क्रिटिकल एनालिसिस दे दें। क्रिटिकल एनालिसिस में लिखेंगे कि इट वाज ड्यू टू द Congress ministries that Muslims saw the true face of Hindus, and they witnessed that it would be impossible for them to live under the Hindu rule, and that is why they started struggle for a Muslim homeland. And it cannot be wrong to say that Congress ministries paved the way for a Muslim homeland, और एंड आप किसी कोटेशन से कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल use headings, and then you will write answer in your paper, ठीक है। This is the explanation of only one question। तो इस तरह अगर आप फॉलो करेंगे इस चीज को, तो आपका जो आंसर है वो बेहतर तरीके से आर्टिकुलेट होगा, ठीक है। अब दूसरा अगर क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उसमें आप लोगों ने क्या लिखना था, वो भी बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन था, और उसके भी स्लाइड्स एज इट इज आप लोगों को मैंने शेयर की हुई थी। क्वेश्चन क्या था कि पाकिस्तान इज लोकेटेड एट अ क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया, एक्सप्लेन इट्स जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड चैलेंज। अब यहाँ पे आप लिखेंगे वो जो है क्या नाम है उसका जिसने पाकिस्तान के बारे में, स्टीफन पी कोहन की कोट से स्टार्ट कर दें कि पाकिस्तान जो है एक क्या है कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैज बीन इट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। हिस्ट्री हैज बीन अनकाइंड टू पाकिस्तान बट इट्स जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हैज बीन एन एसेट फॉर पाकिस्तान। ये कोटेशन आप लोगों को मैंने स्लाइड में भी दी हुई है। तो आप इंट्रोडक्शन उधर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया। At the north, it is connected with Central Asia. At the east, it is connected with India, and then rest of East Asia. At the west, it is connected with Iran, and through Iran to Middle East. And at the south, it is bordered with the Indian Ocean. Its geostrategic location is important in a sense to make Pakistan a pivot in global connectivity, and to make Pakistan a global trading hub. But it also faces some challenges due to its geostrategic location. The challenges are in the form of unstable Afghanistan and hostile India, and the not good relations with Iran, and the geostrategic, or you can say the great game which is being played at this region is also at the crossroad of Pakistan, whatever it is। तो इस तरह की आप जो भी आपकी आउटलाइन है, मतलब अगर आप इसमें आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन में कुछ आप बताएंगे कि इम्पोर्टेंस के कुछ पॉइंट्स आप अपने लिए लिखेंगे, वही पॉइंट्स को आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिंक कर देंगे सेंटेंसेस में, और चैलेंजेस को लिंक कर देंगे, ठीक है। और एंडिंग स्टेटमेंट दे देंगे कि इफ पाकिस्तान कैन ओवरकम दीज चैलेंजेस, then Pakistan can definitely become a successful and a prosperous country because it has immense benefit of its geostrategic location। तो ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने एक डायग्राम बना लें, ठीक है, क्योंकि इसमें आप डायग्राम बना सकते हैं इजीली। आपको मैंने बताया था इफ यू कैन मेक द डायग्राम ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की आप इजीली जो है वो इस तरह डायग्राम बना लेंगे। जब पाकिस्तान की डायग्राम आप बना लेंगे तो उसके बाद आप इस तरह जो है वो अच्छी नहीं बनी डायग्राम। जब आप पाकिस्तान की डायग्राम बनाएंगे अच्छी, ठीक है, तो मेरे से नहीं अच्छी बनेगी, तो जिस तरह की भी बनी है इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की डायग्राम अच्छी सी बना लेंगे, उसके बाद आप ये ना समझिएगा कि आपका काम हो गया है, आपका तो काम भी बिल्कुल शुरू हुआ, ठीक है। अब उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ये करेंगे कि आप बताएंगे कि फ्रॉम हेयर इट इज होस्टाइल और अनस्टेबल अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अनस्टेबल अफगानिस्तान, यहाँ पे लिखेंगे आप जो है होस्टाइल जो है वो इंडिया है, यहाँ पे लिखेंगे कि जो है वो सेंट्रल एशिया, रिसोर्स रिच सेंट्रल एशिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चाइना। और फिर यहाँ से आप सी पैक का बता सकते हैं कि जी दिस इज सी पैक पासिंग थ्रू पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रेटेजिक जो है वो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान एंड चाइना का। फिर उसके बाद यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो है इंडियन ओशन है, और यहाँ पे आप उसके बाद अगर थोड़ा सा आपकी मैपिंग अच्छी है तो यहाँ पे बता दें कि दिस इज जो है वो
थोड़ा सा इधर बल्कि पीछे करके, यहाँ पे जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज है, ठीक है, और आप बता दें कि दिस इज द चोकिंग पॉइंट। तो इस तरह अगर आप उस पर डिटेलिंग ऐड करेंगे अपने मैप में, तो उससे आपकी जो एक प्रेजेंटेशन है वो इम्प्रूव होगी। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे जब आप इसमें मैप ऐड कर देंगे, फिर आप वही बताएंगे कि इंपॉर्टेंस क्या थी, वही सेम रिसिपिटी चीजें जो आपको मैंने स्लाइड्स में बताई हुई हैं। फिर आप उसके चैलेंजेस बता देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखेंगे, क्योंकि चैलेंजेस जब आते हैं तो वे फॉरवर्ड भी आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्रिटिकल एनालिसिस कर देंगे और उसमें ये लिखेंगे कि नो डाउट पाकिस्तान इज लोकेटेड एट वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, but it is also due to this location that Pakistan is facing the animosity of its neighbors. Pakistan is being used as a playing ground of proxy wars for so many decades, and its hostile neighbor and unstable political environment is adding fuel to the fire in the current circumstances. ठीक है, Pakistan needs to take a pragmatic approach in order to come out of this crisis and to utilize its geo strategic location, whatever it is. तो ये आपका जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस हो जाएगा। आज मैंने सिर्फ अभी आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नाउ इट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन कि आप जो है वो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल अगर आप समझते हैं मुश्किल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। अब आपको जो है वो मैं कुछ पेपर्स दिखा देता हूँ जो मैंने लास्ट ग्रैंड मॉक जो मैंने पिछले सेशन का लिया था, उसमें जो मुझे थोड़े से अच्छे पेपर लगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। उसको आप लोग जो है वो अभी देख लीजिए कि क्या उनमें अच्छी चीजें थी, और आप लोगों के भी पेपर आपको मिल जाएंगे अभी, ठीक है, लेकिन आपने जो अभी इस वीकेंड ग्रैंड मॉक देना है, आप उस पे फोकस करें और ये चीजों को अपनी प्रेजेंटेशन में लेके आएं। देखिए आपने बहुत चीजें याद कर ली हैं, नाउ इट्स नॉट द टाइम टू मेमोराइज मोर एंड मोर थिंग, it is the time to present it in a presentable way। अगर आपको मैप बनाना नहीं आते एंड यू आर अपेयरिंग इन द सीएसएस स्पेशल, देन प्रैक्टिस मेकिंग मैप्स, ठीक है। अगर आपको इंट्रोडक्शन राइटिंग में मसला है ऐसे के, तो यूज दिस टाइम टू मेक रफ आउटलाइंस एंड मेक एंड अटेम्प्ट introductions on these topics. This will help you not only in essay but in Pakistan affairs, in current affairs, in Islamiyat and in every other paper, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स, ये पाकिस्तान अफेयर्स के लिए टिप्स नहीं है, ये सारे पेपर्स के लिए। लेकिन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में नंबर किस वजह से आते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में एग्जामिनर ऐसी कौन सी चीजें देखता है, ठीक है। तो उसके लिए आई हैव इनवाइटेड माय प्रीवियस स्टूडेंट, जिसके 2023 में ऐसे नहीं हो सका पास, शी स्कोर 33 मार्क्स इन ऐसे, अनफॉर्चुनेटली इट्स हार्ड लक, but scored overall 678 marks after failing essay, तो a good score। और इनके political science में score 147 है, and she will be launching another session for political science। and इनका पाकिस्तान अफेयर्स में भी अच्छा स्कोर है 61, which is very good score। तो I have also invited her कि वो थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि उन्होंने रिसेंट दिया हुआ है, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो क्या चीजें हैं जो कि एग्जामिनर चाहता है कि पेपर में हो, और किस तरीके से हम अपने पेपर को, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर को पाकिस्तान अफेयर वाला पेपर बना सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसी कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जो हमने करनी। फजर, कैन यू हियर मी? यू कैन अनम्यूट। फजर, कैन यू हियर मी? हेलो। आई थिंक शी इज अनेबल टू अनम्यूट राइट नाउ। चलें अस्सलाम जी। वालेकुम सर। फजर, वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है आपको? जी जी ओके, जी जी, वो बस तो अनम्यूट नहीं हो विदाउट रहा था उस टाइम वेस्टिंग पे, मेरा इश्यूज थे। without wasting time, let's share some tips on paper presentation for Pakistan affairs point of view, कि कौन सी चीजें पाकिस्तान अफेयर्स को पाकिस्तान अफेयर्स वाला पेपर बनाती हैं, कौन सी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को करने की जरूरत है, और कौन से डोंट्स हैं जो उनको अवॉइड करना है। क्योंकि आपका रिसेंट एक्सपीरियंस है सीएसएस का, एफपीएससी के पेपर्स का, तो दैट इज व्हाई यू कुड बी अ गुड रिसोर्स फॉर द स्टूडेंट्स। सर यू सबसे कैन पहले तो स्टार्ट। पाकिस्तान अफेयर्स में फॉर एग्जांपल ये जो अभी सामने डिस्प्ले में क्वेश्चन है, हम इसी पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको बहुत शॉर्ट टाइम में बता दिया है, लेकिन मैं इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ कि जब हम बात करते हैं ना क्वेश्चन की,
तो सबसे पहले जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, आपके माइंड में सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो पूछा गया है हम वो बताएंगे। हमें इसमें इररेलेवेंट चीजों को ऐड नहीं करना। जैसे कि मैंने जो है वो अपने फेलोज के और दूसरे स्टूडेंट्स के बहुत सारे पेपर्स देखे हैं, जिसमें मैंने ये चीज देखी है कि जब वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को बता रहे हैं ना, तो उसका बहुत ज्यादा हिस्ट्री ऐड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल सबसे पहले तो जो है ना, जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें इररेलेवेंट चीजें जो है ना वो अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो सेकंड चीज जो आती है ना, कि हम जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं ना, तो वो इंट्रोडक्शन हिस्ट्री नहीं लगना चाहिए, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन लगना चाहिए। जब हम इंट्रोडक्शन लिखने लगते हैं तो उसका, जैसे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पूछ लिया है ना, तो यहाँ पर ही बच्चे जो है ना वो सारा कुछ लिखना शुरू कर देंगे कि ये था वो था, इतने प्रोविंसेस थे, इतनी सीट्स थी। तो यहाँ पर हमें सीट्स या प्रोविंसेस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं तो वो उसमें जो है ना अपने क्वेश्चन का जो हमने आंसर लिखा है ना, उसकी समरी होती है हमारा इंट्रोडक्शन। तो उसकी जो इंट्रोडक्शन में ना हम इस तरह से मेंशन करेंगे कि हमारे क्वेश्चन के क्या क्या पार्ट्स हैं, कि हमने किस तरह से जो है वो कांग्रेस मिनिस्ट्री के क्वेश्चन को आगे लेके चल रहे हैं। तो उसमें हमारा जो है वो एक इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी बता चुके हैं, उसमें जो है वो हम शॉर्टली ये लिख देंगे कि कांग्रेस मिनिस्ट्री किस तरह से फॉर्म हुई थी, और उसने किस तरह से जो है वो पाकिस्तान होमलैंड इंडिपेंडेंट होमलैंड बनने के लिए वेव चलाई थी। तो इस तरह से जो है ना वो हमारा इंट्रोडक्शन चलना चाहिए। उसके बाद जब हम आते हैं ना इसके फर्स्ट हेडर पे, हिस्ट्री रिलेटेड जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं, तो यहाँ पर जो है वो हमें समहाउ मोर और लेस हमारी जो है ना वो फर्स्ट हेडर की अगर हम बात करते हैं ना, तो मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि हमारा फर्स्ट हेडर जो है वो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन को हिट करेगा। जैसे कि ये अभी आपने जो प्रेजेंट किया है क्वेश्चन, इसकी फर्स्ट आप हेडिंग मेरी देख सकते हैं, तो सिंपल लिखा हुआ है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री ऑफ 1937। ये क्वेश्चन की वर्डिंग जो है, ये हेडिंग की जो वर्डिंग है, मैंने क्वेश्चन के अलावा कहीं से नहीं ली हुई, सिर्फ क्वेश्चन से ली हुई है। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना भी चाह रहे हैं तो फिर भी आपको ये प्रेफर है कि आप जो है क्वेश्चन की वर्डिंग में से ही लेके और अपनी हेडिंग को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लें। लेकिन आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करनी चाहिए। इसमें जो है वो इररेलेवेंट चीजें, बैकग्राउंड, हिस्ट्री और इस तरह की चीजें जो है ना वो नहीं डालनी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो है, अगर हम किसी और क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंड अंडरस्टैंडिंग द टर्म एक्स वाई जी। तो उन चीजों को जो है ना वो स्टार्ट में अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये बहुत ही शॉर्ट सा एक समरी है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो है अपनी पॉलिटिकल पावर मेंटेन करने के लिए उन्होंने कौन कौन से एग्रीमेंट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। ऊपर जो इलेक्शन से ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने कौन कौन से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसके बाद डायरेक्टली जो है ना हम इलेक्शंस पे आ गए। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये इलेक्शंस और ये फॉर्मेशन जो एग्रीमेंट था, ये पेपर जो है वो एक पेज से एक्सीड नहीं कर रहा। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल एक छोटी सी समरी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इस पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ हमने एक कांग्रेस मिनिस्ट्री के क्वेश्चन को आगे लेके चलने के लिए एक समरी लिख दी थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अब हमारी जो है ना वो मिनिस्ट्रीज को जो है वो एग्जामिन करने की बात आ जाती है। अब जब हम ये बात करेंगे तो अगेन मैंने ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है वो बिल्कुल वही है कि हाउ डिड इट पेव द वे फॉर द सेपरेट होमलैंड। अब जब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपने क्वेश्चन को जो है ना वो डिवाइड कर दिया है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की जो पॉलिसीज थी वो पॉलिटिकल क्या थी, इकोनॉमिक क्या थी और सोशल क्या थी। अब बातें सारी वही है जो एक हर स्टूडेंट तकरीबन पढ़ चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद हमने इसको जो है वो मजीद सब हेडिंग्स में डिवाइड करके हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो बेहतर बनाना है। अब यहाँ पर हम किसी भी एक स्पेसिफिक हेडिंग पे स्टॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी हेडिंग पे स्टॉप करते हैं, तो आप ये हेडिंग देख सकते हैं कि ये जो हेडिंग है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग का क्या मतलब होता है? पहली बात ये कि आप कोई आर्ग्यूमेंट देंगे, एक आपने आर्ग्यूमेंट दिया और उसके आगे आपने उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है हाउ या वाई से। कि अगर आप ये फैक्ट दे रहे हैं, तो या तो आप उसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो फैक्ट किस तरह आपकी स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है, या आप एक्सप्लेन करेंगे कि उस ये फैक्ट आपने क्यों उठाया है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुस्लिम रिस्पॉन्स आर रोड टू पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम मिनिस्ट्रीज की स्ट्रगल की बात हो रही है कि यूनिटी ऑफ ऑल मुस्लिम मिनिस्ट्रीज हो चुकी थी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बाद। तो वो किस लिए हुई थी, आगे बताया गया कि टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग।
यहाँ पर मैंने जो है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया है कि वो किस तरह से पाकिस्तान की तरफ रोड है कि मुस्लिम्स ने यूनिटी कर ली थी, और साथ ही साथ मैंने उसको रीजन भी दे दिया कि उनकी यूनिटी का क्या रिजल्ट निकला था। तो आपने जो है अपनी हेडिंग को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इस तरह बनाना है कि एक पार्ट आपका फैक्ट होगा और दूसरा पार्ट आपका उसे एक्सप्लेन करा होगा हाउ या व्हाई से। तो इसको कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग। अगर आप इस तरह की हेडिंग्स बनाना सीख जाते हैं या बना लेते हैं, तो उससे आपको ये एज मिल जाता है कि एग्जामिनर जो है ना वो आपकी हेडिंग से ही इंप्रेस हो जाएगा। उसे आपके पैराग्राफ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ये बात पता होगी कि आपके पास जो है वो एक एक्सटेंसिव नॉलेज है अबाउट द टॉपिक। अगर आपकी हेडिंग्स ही एक बहुत वेग होंगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिंपली लिख देती यूनिटी ऑफ मुस्लिम मिनिस्ट्री, तो उसको ये तो पता होता कि आपको पता है कि यूनिटी ऑफ मुस्लिम मिनिस्ट्री हो गई थी, लेकिन हो सकता है वो ये अज्यूम करे कि आपको ये नहीं पता कि मुस्लिम मिनिस्ट्री से फायदा क्या हुआ था, हाउ डिड इट पेव द वे फॉर पाकिस्तान। तो आपको जो है वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग बनानी है। अब फिर उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि मेरे हेडर्स जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा हेडर ये था क्रिटिकली एग्जामिनेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। उसके बाद हमने पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लिख दी। उसके बाद मेरी ये थर्ड हेडर था मुस्लिम रिस्पॉन्स आर रोड टू पाकिस्तान। तो ये सिंपल हमारे क्वेश्चन को हमने चंक्स में डिवाइड किया, उनके हेडर्स बनाए हैं, मजीद उनकी सब हेडिंग्स लिखी है। सब हेडिंग्स हमारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी। और उसके बाद जो है हम 5 to 6 लाइंस में, मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम एक पैराग्राफ को 5 to 6 लाइंस में रखते हैं। बाकी अपनी लेंथ कंप्लीट करने के लिए आप मैप्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स ऐड करेंगे, और जो है वो डिफरेंट कोटेशंस आप ऐड कर सकते हैं। अब कंक्लूजन पे आते हैं, तो कंक्लूजन अगेन हमारा जो है वो क्वेश्चन का जो है वो क्रक्स होता है। जैसे कि हम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो समरी है। अब यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं अपने कंक्लूजन में कि जो भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की पॉलिसीज थी वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हुई थी, ताकि पाकिस्तान बन जाए, पाकिस्तान की तरफ जो है वो बेनिफिशियल साबित हुई थी। बस इतना ही हमने जो है वो कंक्लूजन को लिखना होता है। यहाँ पर भी अगेन आप पूरे क्वेश्चन को दोबारा से नहीं लिखेंगे कि कांग्रेस मिनिस्ट्री में ये हुआ था वो हुआ था, लंबे चौड़े कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो ये चीज मिस कर देते हैं। इंट्रोडक्शन तो लिख लेते हैं लेकिन कंक्लूजन नहीं लिखते। तो कंक्लूजन जो है जब तक आप नहीं लिखेंगे, एग्जामिनर ये ज्यूम करता है कि आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने जो है वो कंक्लूजन को मिस कर दिया है। तो कंक्लूजन लाजमी लिखना, अगर आपके पास टाइम नहीं आप शॉर्ट लिख लें लेकिन लिखें, उसको आपने अवॉइड नहीं करना। जी बिल्कुल फजर, आपने बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन किया, टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया। और यही चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को अपना एक इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट की हुई है, वो मैंने दोबारा शेयर की है, जो फजर ने चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें हम बार बार डिस्कस करते हैं कि ये जो है ना, आप ये कुलिया याद कर लें पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। ये हर पेपर में वर्क करेगा। पाकिस्तान अफेयर में स्पेसिफिक क्या होंगे, आपके कीवर्ड्स होंगे, आपके जार्गन होंगे। आपने जो कोटेशन या यूज करनी है वो बुक्स के रेफरेंसेस होंगे। ठीक है, आपने जो हेडिंग याद करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आंसर को बेहतर आर्गुमेंट्स देना चाहते हैं तो बुक्स को यूज करें। एग्जामिनर चाहता है कि आपने बुक्स पढ़ी हो, और मैंने जो आपको स्लाइड्स दी हैं उसमें काफी ज्यादा रेफरेंसेस दिए हैं। तो इफ यू यूज द रेफरेंसेस ऑफ बुक्स, एक चीज फॉर एग्जांपल इफ पाकिस्तान इकोनॉमी से रिलेटेड आता है, तो आपको जो बुक मैंने स्लाइड्स दी हैं वो मोस्टली जो इश्यूज हैं वो एक ही बुक है, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, जो अकबर ए जैदी की बुक है, उसमें से आप निकाल के जो है वो लिख सकते हैं, हवाला दे सकते हैं, क्योंकि सेम ही चीजें उसमें से हमने याद की। या अगर फॉरेन पॉलिसी की आती है तो एक बुक उसके लिए है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से आती है तो स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान की बात कर लें, या डिफरेंट बुक्स आपकी स्लाइड्स में गिवन है रेफरेंसेस। तो ट्राई टू यूज एटलीस्ट 1 or 2 रेफरेंसेस इन योर होल पेपर, अगर एक क्वेश्चन में नहीं हो सकता, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या चीज हो सकती है, जो भी हमने आपको बता दिया, ये चीजें हमने फॉलो करनी है। अब मैं आपको जो है वो कुछ अच्छे पेपर्स जो लास्ट सेशन के थे, ए प्लस प्लस वाले अच्छे हैं, लेकिन ये ए प्लस वाले मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ए प्लस प्लस वाला मुझे इनमें से ऐसा कोई नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये बेहतर है। इफ यू रीड द क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी। इट इज एन इम्पोर्टेंट ट्रीटी फॉर द वाटर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, has come under threat from Indian aggression. Evaluate the issues faced by Indus Water Treaty and present a roadmap for Pakistan to protect and safeguard Indus Water Treaty in order to protect its ओन इंटरेस्ट, यानी किसके इंटरेस्ट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करें। अब आंसर हमने स्टार्ट किया, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसका थोड़ा सा बताया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने इंश्योर किया वाटर सिक्योरिटी को। नेवरदलेस रीसेंट एस्केलेशन जो है उसकी वजह से क्या होता है, इन्होंने रिपोर्ट
जो है वो उसका हवाला दिया, ये पाइड में पब्लिश हुई थी। पाकिस्तान रैंक 14 आउट ऑफ 17 कंट्रीज डेजिग्नेटेड एज एक्सट्रीमली वाटर रिस्क नेशन। ये इस वजह से उन्होंने दी ताकि क्योंकि हमें पता लग जाए कि वाटर की अहमियत क्या है। ठीक है, इसमें आप एक चीज ऐड कर सकते थे कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर कोई थ्रेट होता है, इट ऑल्सो अ थ्रेट टू पाकिस्तान सिक्योरिटी in the form of water security, and it will not only impact Pakistan but overall the security of all the world, because it has the potential. What has water issue has the potential to kickstart another war among two nuclear armed countries in South Asia. तो आप उसको एक ब्रॉडर आप उसको बता सकते हैं कि जी इंडस वाटर ट्रीटी की इंपॉर्टेंस है। फिर इंडस वाटर ट्रीटी का आपने बर्ड आई व्यू दे दिया, ये आपने मैप बना दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी से रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। ठीक है, फिर पाकिस्तान को ये रिवर्स मिले, और उसके बाद इश्यूज हमने बता दिए क्या थे, यूनिलिटरल इंडियन एक्शंस। यहाँ पे आप उसके बाद जिस तरह फजर ने बताया कि उस पे आप आर्गुमेंट कौन से दे सकते हैं, टू बिल्डिंग डैम्स ऑन पाकिस्तान एलोकेटेड वाटर। ठीक है, ये यहाँ पे उसके स्टैट्स आ गए। हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, इसमें आ जाएगा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी एंड जियो पोलिटिकल टेंशन, यानी होस्टाइल नेबरहुड्स, यहाँ पे आप आगे लिख दें कि क्यों हमारे पास टेंशन है। तो ये सारा आप इस तरह अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो एक हम उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। नाउ यू कैन सी कि दिस इज रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी, एंड दिस पेपर इज फुल विद रेफरेंसेस, क्रॉस रेफरेंसेस इसने ऐड किए हैं, स्टैट्स, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी है, टेक्निकल क्वेश्चन है, तो टेक्निकली इसका आंसर दिया गया। आपके पास ये स्लाइड शेयर है, यही चीजें उसमें भी मेंशन की गई हैं, तो आप वहां से सिंपली ऐड याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक और पेपर आप लोगों के साथ, ये पेपर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको बताया कि इट इज अ गुड इंट्रो, क्यों, क्योंकि उन्होंने इसको करंट पर्सपेक्टिव में था ये क्वेश्चन, तो उन्होंने करंट एक रिसेंट इवेंट जो 25 जनवरी को हुआ, इंडिया issued a notice to Pakistan to negotiate on the two hydroelectric power plants in 90 days or else threaten to disown the only treaty between Pakistan and India। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटी उन्होंने बता दी, इस तरह मैप में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर डिस डिस्टिंक्ट प्रोसीजर्स ऑफ ट्रीटी थोड़ा सा बताया, मैकेनिज्म क्या है, फिर डेस्क एग्रीमेंट्स क्या थे इस ट्रीटी के ऊपर, जो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था वहां पे ये चीजें हमने बता दी। आई शेयर दीज पेपर्स विद यू एज वेल, आप इनको देख लीजिएगा। तो बताने का पर्पज, आज की क्लास का पर्पज सिर्फ यही है कि नाउ यू गाइज आर फुली equipped with the content, what you only need is practice to solve papers in a presentable way। रिमेंबर, अगर आपके पेपर प्रेजेंटेबल नहीं होते, आई हैड मल्टीपल स्टूडेंट्स जिनके सीएसएस में रिजल्ट आए, और जो उनका कंटेंट था, जो उनका नॉलेज था, मुझे उम्मीद थी कि उनके ज्यादा आ सकते थे, लेकिन उनके ज्यादा नंबर नहीं आए। तो मेजर जो रीजन थी वो उनकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, वो उस तरह उन क्वेश्चंस को, आंसर्स को प्रेजेंट नहीं कर सके। आपकी पेपर टाइमिंग का मसला हो सकता है। ठीक है, आपने ये नहीं करना है कि पहला क्वेश्चन जो है वो 15-14 पेजेस का जाए, 10 पेजेस का जाए, और आखिरी क्वेश्चन जो है आपका 4 पेजेस का जाए। इक्वल शेयर दें, अगर आप 6 पेजेस लिख रहे हैं तो सारे क्वेश्चन 6 पेजेस में लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन में ये ना हो कि अपना सारा टेम्परामेंट फर्स्ट में ही जाया कर दे, और एंड वाले क्वेश्चन में आपके पास एनर्जी भी ना बचे और टाइम भी ना बचे। तो आपने अपने पेपर को 4 पोर्शंस में इक्वली डिवाइड करना है। एमसीक्यूज पे आपने टाइम इतना स्पेंड नहीं करना। 30 मिनट्स अगर आपको गिवन है, 10 मिनट्स के अंदर आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। आप एमसीक्यूज अगर एक दफा आते हैं, नहीं आते तो नहीं आएंगे, आप चाहे उसके 2 घंटे, तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो, या सेकंड अटेम्प्ट में 10 और 15 मिनट्स के अंदर उसको फिनिश कर। पेपर के अंदर, एग्जाम सेंटर के अंदर 15 मिनट्स एटलीस्ट पहले जो है वो एंटर हो, आधा घंटा पहले पेपर सेंटर पे पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 15 मिनट पहले जाएंगे, आपको पेपर पहले मिल जाएगा, आप हाशिया लगा लेंगे, लाइन। ठीक है, आप एमसीक्यूज, आपको पेपर शीट मिल जाती है, उसके ऊपर रोल नंबर अपना लिख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपने चीजें की हैं कि नहीं की। तो ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट कमिट करके आते हैं, फिर पूछते हैं कि जी मैंने रोल नंबर नहीं लिखा तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, मैंने नाम नहीं लिखा तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो इस तरह की जो कंसर्न्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, ये आप लोगों से मुझे सुनने में ना मिले, आप लोगों को भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एंड आई होप कि ये चीज आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव रहेगी। ठीक है, अब आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन जस्ट रेज हैंड। जी शैला, क्या क्वेश्चन है आपका?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमें कहते हैं ना कि अक्सर सुनने को मिलता है कि अगर पाकिस्तान अफेयर का पेपर है तो आपको लाजमन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्वेश्चन में ज़रूर देना होगा। अगर हम डायरेक्ट हिट करेंगे और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं देंगे तो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन में मतलब पेपर में फ़र्क नहीं होगा और नंबर माइनस हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या सर? नंबर माइनस हो जाएंगे? नहीं नहीं, देखे ना, उसमें कुछ कुछ जो पूछा होगा आपने वही रहना है, आपने रेलिवेंट रहना है, इरेलीवेंट नहीं रहना, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में उसने ये नहीं पूछा कि इसका इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करें कि मुस्लिम लीग क्यों इलेक्शन में फेल हुई, तो आप नहीं डिस्कस करेंगे, आप बस एक उसका बता देंगे कि जी इतने प्रोविंसेस में उसने जो है वो मिनिस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी, दैट्स ऑल। अब हिस्टोरिकल का मतलब आपका फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि आप उसके ऊपर तमहीर बांधने लग जाएं, ठीक है। तो जो पूछा गया है अगेन वही आप उसका आंसर करेंगे। जी सर, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी जो क्वेश्चन शैला ने पूछा है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी रिसेंटली कांग्रेस मिनिस्ट्री का ही क्वेश्चन मैंने शो किया, तो वहां पर ऐसा तो नहीं था कि बैकग्राउंड ऐड ही नहीं था। ये जो हमने प्रोविंसेस ऐड किए थे, कितने प्रोविंसेस थे, इतने जो है वो वोट्स मिले, इतनी सीट्स उन्होंने जीती, ये काइंड ऑफ हिस्ट्री है। तो अगर आप हिस्ट्री ऐड कर रहे हैं, आपका फर्स्ट हेडर जो है वो डायरेक्ट हिट कर रहा है आपके क्वेश्चन को, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक पैराग्राफ उसमें ऐड किया हुआ था हिस्ट्री का। तो इतनी हिस्ट्री ऐड करना काफी होता है, एक शॉर्ट पैराग्राफ आप ऐड कर दें, लेकिन आपने उसकी एक सेपरेट हेडिंग नहीं बनानी कि हम ये जो है हिस्ट्री ऐड करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एग्जामिनर को ये आपने पर्सपेक्टिव देना है कि हमें जो है वो हिस्ट्री पता है। तो उसके लिए आपको हिस्ट्री पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना हेडर बनाए क्वेश्चन से रेलिवेंट, और उसके नीचे एक पैराग्राफ लिख दें कि आई ऑल्सो नो दिस। सो इतना इनफ होता है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री लिखने लगेंगे आपका टाइम मैनेज नहीं होता। सर जी इसके अलावा और क्वेश्चन? जी, दिस लेक्चर विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आपको मैं एक्सेस दे दूंगा इस लेक्चर के। एनी अदर क्वेश्चन? सर क्रिटिकल एनालिसिस में हमें अपना ओपिनियन देना होता है और ये हर क्वेश्चन में लाजमी लिखेंगे, अगर किसी में हाँ, ना अब लिखा तो। कई स्टूडेंट्स इसमें लिखते हैं कंक्लूजन, कई इसको लिख लेते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। तो बस कंक्लूडिंग आपने देनी है, चाहे हेडिंग क्रिटिकल एनालिसिस की फॉर्म में दें या कंक्लूजन की फॉर्म में दें, और वो आपका अपना ही एनालिसिस होता है, पूरा पेपर आपका ही एनालिसिस है, किसी और का नहीं है। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? एब्रीवेशन अगर आपने फर्स्ट टाइम लिखनी है यूएनजीए, तो आप अगर यूएनजीए लिखा है तो आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे ये क्या है फुल, और अगर फिर वो कहीं नेक्स्ट आगे यूज हो रहा है तो फिर उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक यही आपके क्वेश्चंस थे। अभी जो करंट अफेयर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जो क्लास है वो कल अरेंज करूंगा पेपर प्रेजेंटेशन पे, उनको पेपर्स भी जो है वो चेक होके मिल जाएंगे कल तक, और उनके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे। और जो पाकिस्तान अफेयर्स वाले मेरे करंट बैच के स्टूडेंट हैं उन आपको एक लेक्चर मेरे ख्याल से मैंने देना है, और वो है जुडिशियल एक्टिविज्म वाला। बाकी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं सीएसएस स्पेशल के लिए। तो अब आपका सिर्फ यही काम है कि उनको याद करें और अपनी जो है वो रट्टा लगाएं, जितनी चीजें हो सकती हैं, बाकी पेपर्स हो सकते हैं उनको रट्टा लगाएं। अब एक्स्ट्रा चीजें अगर आपको कोई दोस्त आपको नोट्स देता है तो आप भूल जाएं कि इनको याद करना है नहीं करना, जो आपने कर लिए आप उन्हीं को याद कर लें, उन्हीं को रटा लगा लें। इंशाल्लाह आपके चार क्वेश्चन जितना हमने कवर कर लिया उसमें से आ जाएंगे लास्ट में, ठीक है। बस आपको ये कॉन्फिडेंस अपने आप पे भी होना चाहिए कि जितना आपने तैयार कर लिया पेपर पूरा अटेम्प्ट कर आएंगे। ये अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेपर तक आपकी कभी पूरी तैयारी नहीं होगी, और हो भी नहीं सकती किसी की रियलिस्टिकली, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है, इतनी ज्यादा चीजें हैं। हम सिर्फ ये कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि जितना मैंने तैयार कर लिया मैं पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा, और ये आपका कॉन्फिडेंस आपको पास करवाता है। अगर किसी का कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है तो उसको चाहिए कि अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करे, और अब एक अपना जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करे कि उसने इतनी एफर्ट की है, इतना टाइम स्पेंड किया है। तो उसके लिए यही मैक्सिमम पॉसिबल था, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आपके पास सिर्फ यही मैक्सिमम लिमिट है, आपकी यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, तो आप सिर्फ उसी को एक्सेप्ट कर लें। जब आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी लिमिट्स को, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके पास जो लिमिटेड चीजें हैं उनसे आप प्ले करेंगे जाकर। तो दिस इज व्हाट वी नीड इन द एग्जाम, और इसी से आप जो है एग्जाम पास करते हैं, और इसी से स्टूडेंट्स एग्जाम फेल भी करते हैं।
So this is it for today's class, and best wishes for your exams ahead. In case of any issue, any query, any question, आप मुझसे contact कर सकते हैं. Thank you Fajr for your time, and आपकी जो political science की class है वो हम इस weekend को एक students के साथ रखेंगे उसके लिए, ताकि ये थोड़ा जी सा सर, थैंक यू। उसमें चीजें understand कर लें. So again, thank you everyone for joining, and that's all for today. Hafiz.